मुझे निकल जाऊंगा तो बेटा This call is now being recorded. सर। वो पूजा है ना, इसलिए वो आज वो श्राद्ध चल रहा है ना, इसलिए। हाँ सर, आज श्राद्ध है। ओ माय गॉड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो राकल आज। अरे क्रोशब नहीं निकल भाई, जाएगा। मुझे में से पागल। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा तो फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से रिलेटेड जो जो चीज़ें पढ़नी थी वो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। थोड़ा सा अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और नेम रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वो भी आप लोग को सिखाने के बाकी हैं इसके अंदर, तो वो भी हम लोग करते हैं बेटा। ठीक है। और कुछ जैसे मेरे को कुछ याद आता है तो वो भी बताता हूँ। जैसे वेनिलीन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था ना बेटा आप लोग को, वेनिलीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्क्रीन लास्ट टाइम पे शायद बताया था मैंने। वेनिलीन प्रेजेंट स्क्रीन प्रेजेंटिंग, ये आप लोग करो बेटा, ये अच्छे से एक चैप्टर को जमा करके रखो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का, टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीन प्रेजेंट हो गई। हाँ हाँ सर, सर हो गई सर। हम्म ठीक है ना। तो ये अल्कोहल फिनोल ईथर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और वेनिलिन का स्ट्रक्चर बताया था बेटा, याद है वेनिलिन का स्ट्रक्चर किसी को? यस सर। वेनिला बीन्स के अंदर वेनिलिन जो प्रेजेंट होता है, वो वेनिलिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको शायद बताया था। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना है बेटा ना। स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। OH और OCH था, है ना, और यहाँ पर OCH3 था ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है। और मैंने आप लोग को बोला था कि इसका रीमर टीमन जब कराओगे तो पैरा पोजीशन पे ही जाएगा CHO। ठीक है ना। और अगर ऑर्थो ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा पे जाएगा, पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे जाएगा। ऐसी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो वेनिला बीन्स के अंदर जो वेनिलीन होता है उसका ये स्ट्रक्चर है। क्या लिखेंगे? वेनिलीन, डबल एल आता है वेनिलीन। ये एक याद रखो। ठीक है, एक बेटा। चलो, अब उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर आप लोग को याद रखना चाहिए बेटा। ये सब ईथर से, देखो ना, ये OCH3 है तो ईथर है। एक और स्ट्रक्चर होता है थाइमोल, थाइमोल करके एक होता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है पता है बेटा? और पुदीना जिसको बोलते हैं आप लोग, मिंट। यस सर। हाँ सर पुदीना। तो उसके अंदर थाइमोल प्रेजेंट होता है। जो पुदीने की खुशबू आप लोग महसूस करते हो ना बेटा, हाँ सर। वो ड्यू टू थाइमोल होती है। ओके। अगर आप लोग याद रख सकते हो तो याद रखो बेटा। एक आध बार दो बार जब भी ये चैप्टर को रिवाइज करोगे आप JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तब ये सब स्ट्रक्चर को एक बार आप रिवाइज कर लिया करो, तो आपका काम बन जाएगा बेटा। CH और उसके ऊपर दो CH3 होते हैं, जैसे CH3 और CH3। ठीक है, ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? आइसोप्रोपाइल। और इस तरफ मेटा पोजीशन पे जो प्रेजेंट होता है वो आपका नॉर्मल मिथाइल होता है। ठीक है, CH3 है ना। एक मिनट में स्क्रीन को साफ कर लो यार, ये नहीं चल रही है बराबर। ठीक है, तो ये आप लोग एक याद रख लो स्ट्रक्चर। सुनाई दे रहा है बेटा सब लोग को, है ना? तो एक वेनिलीन का स्ट्रक्चर याद रख लो जो वेनिला बीन्स के अंदर प्रेजेंट है। हाँ सर सुन दे रहा है। एक थाइमोल याद रख लो। और भी एक और याद रखो। चलो एक और याद रखो, कभी बाय चांस पूछ लिया तो। यूगेनॉल। ठीक है, यूगेनॉल।
ये किस में प्रेजेंट होता है? तो क्लोव्स, ठीक है। क्लोव्स को हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लौंग बोलते हैं, लॉन्ग। है ना। तो उसकी जो खुशबू है ना बेटा, वो ड्यू हाँ टू सर, द लॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ यूकेनॉल होती है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेनिलीन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा एक पर्टिकुलर पॉइंट में अलग हो जाता है। बेंजीन के ऊपर OH और OCH3 वैसे के वैसे आएगा। थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे है, वेनिलीन के अंदर पैरा पोजीशन पे CHO होता है, जबकि इसके अंदर होता है CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, है ना। 3 कार्बन का है प्रोपीन, ये प्रोपीनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोपीन 3 कार्बन का होता है, और अटैचमेंट में अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, इसको हम लोग प्रोपीनाइल भी बोलते हैं, जो प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पे ग्रुप, ठीक है। तो ये 3 जो स्ट्रक्चर है वो फिनॉल से या ईथर से जो रिलेटेड है, उन लोगों को आप याद रखो, है ना। ये सब के सब फिनॉल है, मतलब बेंजीन के ऊपर तो OH है ही है, ठीक है। वेनिलीन के अंदर ईथर लिंकेज होती है, थाइमोल के अंदर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और यूकेनॉल के अंदर भी ईथर ग्रुप होता है OCH3, अल्किनाइल ग्रुप होता है, और OH ग्रुप तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आप लोग याद रखो, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे एक होता है बेटा, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सर इफेक्ट, ठीक है। सर का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब जरा इसको इस इफेक्ट को समझने के लिए आप लोग को मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है। बेंजीन के ऊपर OH है, OH, एंड आपको पता है कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, पता है ना बेटा, फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। यस सर। यस सर। अब कुछ कंपैरिजन सिखा रहा हूं और सर इफेक्ट को अप्लाई करना सिखाता हूं। OH, ये भी OH है, देखो दोनों के पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप डालो, NO2 और NO2, आप लोग को पता है ना कि NO2 EWG होता है, कुछ बोलो बेटा। NO2 नाइट्रो हाँ सर, ग्रुप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विड्रॉइंग ग्रुप। ग्रुप होता है। Yes, sir. ड्राइंग ग्रुप एसिडिटी होता जो है। है वो इलेक्ट्रॉन हाँ सर। विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG ना। तो इसका मतलब जो पहले स्ट्रक्चर बनाया था फिनॉल, हाँ और अभी जो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के बाद स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो ज्यादा एसिडिक है, ये आपको पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, 2 CH3 ग्रुप को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, एक CH3 यहां पे और एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे और एक CH3 यहां पे, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रक्चर को मैंने कह दिया A और ये स्ट्रक्चर को मैंने कह दिया B, और मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, चलो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A, और क्यों? एकदम अलग ही इफेक्ट है बेटा, एकदम से। इसको सर इफेक्ट बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट अपने को पता है, और उसका कुछ इनहिबिशन होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। देखो ये आप लोग जज नहीं कर पाओगे कि कैसा है क्या है, क्योंकि देखो इसमें आप मेकआउट ही कैसे करोगे बेटा, नाइट्रो ग्रुप दोनों में है,
दो दो CH3 दोनों में है, वो है फिनॉल। तो अब हम लोग कैसे पहचाने कि ए और बी में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आंसर कि इसमें जो बी है ना वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, और इसका रीजन है सर इफेक्ट। अब इसी को आपको समझाना चाह रहा हूं मैं कि ये क्या है। अच्छा, देखो जो रेजोनेंस फिनोमिना होता है, जो रेजोनेंस फिनोमिना होता है, आर इफेक्ट जो होता है, जिसको रेजोनेंस फिनोमिना आप लोग बोलते हो, वो प्लेनार होता है। मतलब दो ग्रुप अगर एक ही प्लेन में है तभी ये रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर पाएंगे। एक एक्स एक्सिस के प्लेन में है और दूसरा जेड एक्सिस के प्लेन में है तो रेजोनेंस फिनोमिना कभी भी नहीं होगा। तो ये एक प्लेनार इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट एक प्लेनार इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट इस OH पे तभी होगा जब वो एक ही प्लेन में हो। ये नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट OH के ऊपर तभी होगा जब वो एक ही प्लेन में हो। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ये फिनॉल को ज्यादा एसिडिक बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। कैसे करना? रेजोनेंस के थ्रू करना। और रेजोनेंस कभी पॉसिबल है जब वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रो ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप का एटमॉस्फेयर अलग अलग है। ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है ना, बी वाला जो नाइट्रो ग्रुप है, वो आराम से है यहाँ पर, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है ना वो आराम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ऑर्थो पोजीशन पे भी बल्कि ग्रुप है, दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे भी बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो ये नाइट्रो को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ये CH3 की वजह से, जबकि ये वाले नाइट्रो ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये नाइट्रो के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो क्या करेगा, बेंजीन के प्लेन से अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर CH3 बेंजीन और NO2 सब एक ही प्लेन में रहते हैं तो उसके ऊपर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये NO2 क्या करता है ना, ए वाला NO2 अपने आप को बेंजीन के प्लेन से अलग कर लेता है, अपने आप को बेंड करवा लेता है। अब जैसे ये NO2 बेंड हो गया, ये NO2 बेंड हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ये NO2 बेंड हो गया, तो इसका इफेक्ट जो OH के ऊपर लग रहा था वो खत्म। अरे हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। जो NO2 और OH जब तक हाँ सर। एक में है तभी रेजोनेंस करवा सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, अब बताओ कि Yes. ये NO2 का जो इफेक्ट है वो OH के ऊपर अभी भी लग रहा है? हाँ सर, लग रहा है वो प्लेन में तो है। क्योंकि NO2 का इफेक्ट ये स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से अब OH के ऊपर नहीं लग रहा है, और NO2 का इफेक्ट क्या था? NO2 का इफेक्ट था एसिडिटी इंक्रीज करना। तो ये वाला NO2 तो अभी भी एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये वाला NO2 है तो सही लेकिन कुछ काम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट हुआ, जिसके वजह से रेजोनेंस खत्म हो गया। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये NO2 ने रेजोनेंस करना छोड़ दिया। ये NO2 अभी भी रेजोनेंस कर पा रहा है, तो ये B को ज्यादा एसिडिक बना देगा, जबकि ये A को ज्यादा एसिडिक नहीं बना पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि B इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू A। ठीक है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो बोलो बोलो। सर इफेक्ट। सर इफेक्ट बोलते हैं। सर सर इफेक्ट। फुल फॉर्म क्या होता है? Steric inhibition inhibition of resonance. स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। Resonance. समझ में आ गया आप लोग को, है ना? तो अब ये आप लोगों को एक पता होना चाहिए इफेक्ट। कभी कभी क्या करते हैं, 4 स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर में ऐसा 2 स्ट्रक्चर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे वाले 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वाले का तो ऑर्डर पता ही है, लेकिन आप लोग को इन दोनों को भी एडजस्ट करना होता है जब, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए तो रेजोनेंस खत्म हो जाता है, और रेजोनेंस खत्म होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट हमारे ग्रुप पे नहीं लगेगा, तो उसका जो एसिडिटी बढ़ना था वो अब नहीं बढ़ पाएगा, तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये एक पता होना चाहिए आप लोग को। और
दूसरी चीज मतलब लाइन से मैं आपको ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ही लिखना है इसको। एक होता है आपका Yes, sir. एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सब क्या है, आप लोग को जब रिएक्शंस बड़ी बड़ी दी होती है तो ये बीच बीच में ये स्टेप्स वगैरह ऐसे दिए होते हैं, तो ये आप लोग को पता होने चाहिए। एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन फिनॉल का ही है, ठीक है, फिनॉल का ही है। ये जरा आप देख लो, फिनॉल ले लेते हैं सबसे पहले तो। बेंजीन के ऊपर ले लिया मैंने OH, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। एल्प्स पर सल्फेट का मतलब Na2H2O8 या फिर K2S2O8, है ना, K2S2 Na2H2O8 इसका स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है हम लोगों ने, है ना। इसके अंदर कौन सी पैरोक्सी की लिंकेजेस होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी हुई है जब रिडॉक्स पढ़ रहे थे तब, है ना। बेसिक मीडियम हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं बेटा इसको, और थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट डालते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा कि बेंजीन के ऊपर OH और एक OH ही आके इंट्रोड्यूस हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, और बेंजीन के ऊपर का OH वैसे के वैसा रहे और ऑर्थो पोजीशन पे आके OH इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। एक ऑर्थो आइसोमर बन जाएगा, एक पैरा आइसोमर बन जाएगा। पिनांग इसका नाम बता बेटा, कॉमन नेम इसका पिनांग बेटा। 1,4 सर बेटा वो कॉमन नेम, कॉमन फिनॉल का कॉमन नेम चाहिए है ना। बेंजीन 1,4 डाइऑल तो है ही है, ये कॉमन नेम चाहिए। मैंने आपको खास करके बताया था कि कॉमन नेम आपको फिनॉल्स के याद करने हैं। पैरा क्रेसोल नहीं क्रेसोल तो है नहीं बेटा, तो क्रेसोल में तो CH3 आएगा। हाँ सर, हाँ सर नहीं याद आ रहा। क्रूसअप बोल बेटा। क्रूसअप, Hydroquinone. हाँ वेरी गुड बेटा ना। 1,4 पे है हाइड्रोक्यूनोन, या फिर क्यूनॉल भी बोला था मैंने। Quinoa. हाँ हाइड्रोक्यूनोन बोलो चलेगा, वैसे सही नाम है, हाइड्रोक्यूनोन ही है। और मैंने शायद इसका लिखवाया नहीं भी हो, अगर तो आप लिख दो क्यूनॉल भी बोल सकते हैं इसको, Quinone. ठीक है ना। हाँ हाँ सर, क्यूनॉल लिखवाया था। क्यूनॉल भी बोल सकते हैं। आदित्य बेटा इसका नाम पता, अब आप लोग भूल जाओगे तो नहीं चलेगा बेटा ना, इंफॉर्मेशन एक बार मिलती है तो उसको फिर याद रखो। मैंने CH3OH को ऑर्थो मेटा पैरा पे करके बताया था, और OH को भी ऑर्थो मेटा पैरा पे करके बताया था। इनफैक्ट मैंने 3 OH ग्रुप लेके भी आपको बताया है, ठीक है बेटा। OH yes, ऑर्थो sir. तो बोलो आदित्य। सर कॉमन नेम बताना है। हाँ कॉमन नेम ना यार, बेंजीन 1,2 डाइऑल तो है ही है, अभी ये तो पता ही है आप लोग को। कॉमन नेम पे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा फिनॉल के, ऐसे टाइम पास करनी बताया मैंने। मैं बोलूँ सर? नहीं रुक जा, बोलूँ? आदित्य को बोलने दे। आदित्य बोल बेटा, कॉमन नेम Yes, फिनॉल sir. की कॉमन नेम, मतलब JEE नीट वाला मंडे के दिन जो पढ़ाया था मैंने आप लोग को, उसमें सबसे पहले फिनॉल के नाम ही लिखवाए थे। वो बड़ा चैप्टर है बेटा ये ना, हम लोगों ने बोर्ड में भी काफी टाइम पढ़ा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए JEE नीट की थियरी 5-5 लेक्चर से पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ सर। बड़ा चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल भी बहुत बड़ा चैप्टर है, और दूसरा अल्डिहाइड कीटोन्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको टाइम लगता है। नेक्स्ट वीक मंडे से वापस हम लोग बोर्ड पे आते हैं, ये वीक पूरा JEE करेंगे। सर कैथेकॉल। हाँ बेटा वेरी गुड, चलो याद रखो तो हम लोग को भी जरा ऐसा लगे कि हाँ भाई पढ़ाते अच्छा है। पढ़ कैथेकॉल की स्पेलिंग भूल गया था, कैथेकॉल और OL आएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो कैथेकॉल, ठीक है, CHOL, ठीक है बेटा। तो एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन में किसका इंट्रोडक्शन होता है? एक OH होता है और एक OH का इंट्रोडक्शन होता है बेटा, ठीक है। OH और OH जब तक सामने है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो आप लोग को पता भी है शायद कि मेजर बनेगा इसको, ठीक है। और जो ऑर्थो वाला है वो कैसा बनेगा बेटा? माइनर बनेगा, क्योंकि OH और OH के बीच में उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोग को एक कोल्बे
रीमर टीमैन के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट है जो 2 साल पहले जब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी तो उसके अंदर दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में से निकाल दिया है इसको, तो वो भी मैं कराते हुए चलूं आपको। वो होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है बेटा। सर ये फ्राइज आपने हमारे रीअरेंजमेंट एग्जाम पूछ लिया था। कौन सी एग्जाम है बेटा? हमने अभी जो एग्जाम दी थी ना अल्कोहल फिनोल की, उसमें एमसीक्यू में आया था ये प्राइस अरेंजमेंट। अच्छा ऐसा है, क्वेश्चन आया था फ्राइज रीअरेंजमेंट के ऊपर। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, मार्क्स दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड था ना, तो इसकी वजह से आ गया होगा। ओके सर। हाँ मेरे को यार एक ग्रुप पे एक बार मैसेज करना अपना, आदित्य मेरे को मैसेज कर दो, मैं पेपर जरा सेंड कर दूं आप लोग को चेक करके। OCOCH3, राज इसका नाम बताएगा, स्टार्टिंग कंपाउंड है ये। राज है कि नहीं है अभी? यस सर। बोल बेटा। और इसको कहां पर बनाया हुआ है हमने? बेंजीन के ऊपर OCOCH3। इसको कहां पर बनाया हुआ है तो वो तो आप लोग को याद होना ही चाहिए था। जैसे इसको हम लोगों ने फिनॉल के एसिटाइलेशन से बनाया था, अगर आपको याद हो तो। सर वो ईथर के प्रिपरेशन। हाँ है ना, फिनॉल नहीं, यस सर। हाँ केमिकल प्रॉपर्टी में एसिटाइलेशन। हाँ सर। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, है ना। एसिटाइलेशन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हो, एसिड के क्लोराइड से भी करवा सकते हो, आपको पता था। ये H और ये Cl, HCl के फॉर्म में माइनस इसके अंदर से, और क्या बनेगा तो OCOCH3। देखो OCOCH3 आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरह से आपको पहचानना है। अभी आपके सामने जो बना हुआ है ना कंपाउंड, वो है आपका एस्टर। ये एस्टर है, ठीक है, एसिटाइलेशन से बना है। ये सब याद रखो बेटा, है ना। अब बताओ इसका नाम, नाम क्या बता रहे हो? एस्टर का नामकरण किस तरह से करते हैं? राज को पूछा है मैंने इसका नाम। सर ऐसे नॉर्मल मतलब कॉमन या फिर ऐसे नहीं नॉर्मल? नहीं, ऐसे ऐसे नॉर्मल। अच्छा IUPAC नाम बताया ना, IUPAC नाम बताना, IUPAC नाम बता। सर, इथाइल बेंजोएट। एस्टर की नेमिंग ऐसे करते ही नहीं। अरे वो तो पंकज, एस्टर की नेमिंग किस तरह से करते हैं बेटा? इसका नाम क्या होगा? कोई बताना चाहे बेटा, कोई भी बताओ। एस्टर का नामकरण आप नहीं भूल सकते बेटा, मैं आपको हर बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये मैंने कभी ना कभी आपको बताया बेटा, आप लोग अभी भूल जाते हो, घर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्या करने का आप लोग का? ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच है उसको सबसे पहले लिखो। हमेशा एस्टर का नाम इसी तरह से लिखा जाएगा। ऑक्सीजन से क्या अटैच है? फिनाइल। देन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन का है इथेनोएट। एस्टर में अल्केनोएट लगाते हैं हम लोग। और अभी इसका कॉमन नेम अगर 2 कार्बन वाला एस्टर लिखना है तो इसको आप एसीटेट भी बोल सकते हो, ठीक है। फिनाइल एसीटेट विल बी द नेम। याद है आप लोग को कुछ भी बेटा, है ना। जैसे मान लो कि ये होता अगर CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। आलिया इसका नाम कैसे लिखते हैं? ये भी एस्टर ही है ना बेटा, C डबल बॉन्ड O और O ग्रुप आ गया तो एस्टर ही होगा ये। सर मिथाइल मिथेनोएट।
मिथाइल ओ से जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो मिथाइल तो बोलेगी, फिर देन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सॉरी, मिथाइल इथेनोएट। हाँ, 2 कार्बन है बेटा, तो इसको बोलेंगे इथेन ओएट। और इथेनोएट को भी कॉमन में एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन वाले एस्टर को एसीटेट हाँ भी सर। बोल सकते हो आप। तो उसी को मैंने यहाँ पर एसीटेट के फॉर्म में लिख दिया, जबकि मैं इथेनोएट लिख सकता था। अब देखो, कुछ नहीं करना है इसमें, एक रीअरेंजमेंट है। इट इज नॉट अ रिएक्शन, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट किसके प्रेजेंस में होता है, तो वो आपको याद रखना है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और साथ में हीटिंग। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में हीटिंग करेंगे ना, तो इसका क्या होगा, अब आपको ये सीखना है। देखो, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे एक एच है, पैरा पोजीशन पे भी एच है। देखो, रीअरेंजमेंट क्या होगा कि ये जो एच है ना, वो चला जाए ये ओ के पास, तो ये बन जाएगा ओ एच, और ओ के ऊपर जो कुछ भी है वो एच की जगह ले ले। मतलब बेंजीन के ऊपर ओ को आप सलामत रखो, ऑर्थो से उड़ के आ गया एच, और जो ओ से जुड़ा हुआ था पहले से COCH3, वो आ जाएगा एच की जगह लेके लेने, तो COCH3। ये हो गया आपका पहला प्रोडक्ट। यही काम पैरा के हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से भी हो सकता था। तो OH और ऑर्थो पे ना रह के पैरा पे चला जाए इस तरह से। अब बताओ कि इसका नाम क्या होगा, कौन सा ग्रुप बन गया, एस्टर से वो कन्वर्ट होके क्या बन गया अब, पहले तो प्रोडक्ट कैसे बना है समझ में आया आप लोग को? प्रोडक्ट का हाँ पता यस चला, सर, प्रोडक्ट का पता चला ना। देखो, यस सर। ये जो C डबल बॉन्ड, ये COCH3 है ना, इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ बेंजीन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर। ईथर। ईथर नहीं बोलते यार, ईथर तो सिर्फ O होता है। कार्बोनिल कंपाउंड ईथर तू बोल रही है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O बीच में है। इसको क्या बोलते हो आप लोग? CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 को क्या बोलोगे? कीटोन। कीटोन। कीटोन है बेटा, सीधा सीधा 3 कार्बन का है, तो इसी को बोलते हैं प्रोपेनोन। तो बीच में C डबल बॉन्ड O और फ्लैंक्ड बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। अब बेंजीन के यस, याद आ ऊपर गया। डबल बॉन्ड O CH3 को हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। जब आप लोग को मैं लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करवाया था, तो मैंने 15-20 ऐसे नाम बताए थे आप लोग को, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन, एनिसोल, टोलुइन, ये सब वहां पे एक एसीटोफिनोन था। अब एसीटोफिनोन जिससे जुड़ा हुआ है उसको कार्बन नंबर 1 बोला, और इसको कार्बन नंबर 2, तो आगे आप लगा सकते हो कि 2 पे हाइड्रोक्सी है और ये खुद एसीटोफिनोन है, और यहाँ पर इसका नाम अगर लगाना है तो क्या बोलोगे? 4 पे हाइड्रोक्सी है और बेंजीन COCH3 से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलोगे आप? एसीटोफिनोन। 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या फिर 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अरे आ गया, समझ में आ गया? इसको बोलते हाँ हैं सर। बेटा हम लोग प्राइस रीअरेंजमेंट। प्राइस रीअरेंजमेंट में पहले एस्टर होता है, एस्टर का कट करके हम लोग एक एंड पे फिनॉल और दूसरे पे हम लोग कीटोन बनाते हैं, इसी को हम लोग प्राइस रीअरेंजमेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, जो आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में, अब उसी को अपने को समझने का है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल
और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्लास है, उस पे पूछे जाते हैं, वो है आपका पिनाकोल, पिनाकोलोन। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, फिर से ये रीअरेंजमेंट ही है, फ्राइज जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप समझो। तो ये क्या लिखा, रीअरेंज अरेंजमेंट, नाम पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि पिनाकोल बोलते किसको है। ठीक है, एक कार्बन से OH, उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन से भी OH, कार्बन से OH, कार्बन से OH, और ये कार्बन की अब जो वैलेंसीज बची हुई है उस पे आपने जोड़ देना है CH3, CH3, CH3 और CH3। आपके सामने जो अभी फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, इसको आप लोग बोलते हो पिनाकोल। हाँ, इसका नाम अगर आप सर लोग, ये कॉमन नेम है? हाँ कॉमन नेम है। IUPAC नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, IUPAC नाम कौन बताना चाहेगा? ठीक है रुचा सर, बोल, चल तू ही बोल। बता दूं हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। सर? 2,3 डाइऑल। बस 2,3 डाइऑल, कितने कार्बन है? कुछ नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है सर, 2,3 डाइमिथाइल। हाँ 2,3 डाइमिथाइल। हाँ, और इसकी बात तो नहीं कर रही। हाँ, हाँ, फिर ब्यूट 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन, ब्यूटेन फिर 2,3 बाद में डाइऑल। E लगेगा, और एक N का E रिटेन रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा OH ग्रुप। क्योंकि दो है, दो ग्रुप है। 2,3 डाइऑल, 3 डाइऑल। 3 डाइऑल, बराबर है। तो इस हाँ तरीके का सर। कंडीशन है। तो ये होता है आपका क्या, पिनाकोल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। जब इसको रखा जाता है, इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में डाल के इसको क्या करें हम लोग, हीट करें। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब हीट करते हैं तब ये क्या बनता है, यही आप लोग अपने को इसके अंदर सीखने का है बेटा। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आपको पता है बेटा कौन सा एजेंट है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कौन सी होती है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक कौन सा एजेंट है, बस खाली ये बता दो। सर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग, सर ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, और 4 ऑप्शन चाहिए मेरे को। सर और मैं ऑक्सीडाइजिंग भी भी है। कहता हूँ ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग तो बेटा KMnO4 के सर साथ में होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा, हाँ सर, KMnO4 डिहाइड्रेटिंग। हाँ सर, वो डिहाइड्रेटिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 के साथ में H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 के साथ में H2SO4, उसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप लोग को याद हो बेटा, तो हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन जो करा है, इस चैप्टर में ही करा है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 443 केल्विन लेते थे, अगर आपको याद हो। 443 के साथ में वो इंट्रामोलिकुलर हो जाता था और उससे अल्कीन बनता था। और अगर 413 केल्विन लेंगे बेटा, 413 केल्विन, तो वो बन जाता था बेटा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और उससे बनता था ईथर। तो अभी आप लोग एकदम दिमाग के दरवाजे खोल दो बेटा, और कभी भी मैं आपसे पूछूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक कौन सा एजेंट है, तो आपको बताने को आना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, ले जाओ पैसे ले जाओ। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन करवाना है मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर से हम लोगों को वाटर को रिमूव करने का है। तो चलेगा गुंजन से, चलेगा?
अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, अब इसका डिहाइड्रेशन करवाना है, तो सोचते हैं जरा सा ट्रिकी पैटर्न है, कैसे करवाना है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट, और बाद में इसका मैकेनिज्म भी बताता हूँ कैसा हुआ क्यों। जरा चाय पी लो तो मेरा दिमाग चले। हाँ सर, आप पी लो पहले सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बेटा बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, जितना पढ़ोगे उसके अंदर इतना कमी है। ठीक है बेटा, चलो अब आपको ये पता चल गया कि H2O को माइनस करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, साथ में हीटिंग भी कर रहे हैं ऊपर से, तो पानी निकलने ही वाला है इसके अंदर। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फिर मैकेनिस्टिकली सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया अचानक। हाँ ठीक है, चलो तो है ना, ये प्रोडक्ट बना है। अब आपको सोचना है कि ये प्रोडक्ट क्यों बना है, तब तक मैं स्टाफ रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ बेटा। ठीक है, कैसा गया पेपर, कैसा गया? निवेदिता का अच्छा गया? केमिस्ट्री में 15 अटेम्प्ट किए, हम्म, फिजिक्स में 14 किए, अच्छा, और मैथ्स में 4। क्यों ऐसा? तो पहले से अच्छा नहीं गया मतलब उसका? तो पहले तो अच्छा गया था ना, 1 जनवरी का टाइम उसका अच्छा था। नहीं इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे मैथ्स में Maths में वापस, चलो ना फिर भी केमिस्ट्री फिजिक्स तो अच्छा है ना। हाँ, लेकिन उसने आंसर तो मिली, उसको ऑफिशियल आंसर की नहीं मिली होगी ना अभी। मैथ्स में मैथ्स डिफिकल्ट ही था, लेकिन मतलब उसको मतलब 4 ही स्क्रॉल ही करती रही पूरा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैथ्स में 40 मिनट करेंगे, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के से 14 और 15 करके आई। हाँ, वो नंबर ऐसा अच्छा, और वो सही भी है। अच्छा अच्छा, तो न्यूमेरिकल पार्ट वाले में तकलीफ हुई, इसको कहाँ तकलीफ हुई केमिस्ट्री फिजिक्स में? लेकिन उसने वो 14 और 15 किए ना, उसी से तो मैथ्स नहीं, वो न्यूमेरिकल पार्ट वाला जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी उन लोगों को हाँ, बिना हाँ, ऑप्शन हाँ, के, वो मैंने नहीं पूछा, वो मैथ्स का ऐसा हुआ ना, तो मैं थोड़ा ये हो गई, मतलब 4 ही करे, 8 करने चाहिए थे, 8 लेकिन जितने किए ना सब। अच्छा हाँ, 14 15, मतलब 4 किए ना मैथ्स में, हाँ ठीक है, फिर 120 प्लस तो निकाल लेगी आराम से, 120 प्लस जैसा। फ्री हो गए सर। आई वांटेड टू गेट फ्री, मतलब ये पोस्ट मेंटली पूरा ट्रॉमेटिक हो गया था। अब तो कांग्रेस वाले वापस बुक हड़ताल कर रहे थे, नवंबर में करा। अच्छा, तो वो पढ़ने वाली नहीं थी, इतना गुस्सा करती है, मतलब वो टीनेजर है ना सब, मतलब हर एक माँ बाप की ऐसी स्थिति है मेरे जैसी कि बच्चों को कैसे संभाले। They were very angry also, frustrated थी। ये चालू रहने दो ना ऐसे।
चलो बोलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर सुनाई दे रहा है सर। तो ये हो गया अपना पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। अभी अपने को समझने का है कि ये ऐसा आखिरकार हो कैसे गया ये, ठीक है ना, कि एक CH3 पूरा उठ के इधर आ गया, ऐसा देखा आपने? जैसे इसमें हुआ ये है कि एक CH3 पूरा उठ के यहां पर आ गया है, इसका H2O रिलीज हो गया है, और एक O जो बचा है ना वो आ गया है इस कार्बन के ऊपर। देखा आपने? ऐसे ही कुछ हुआ ना। अब थोड़ा सा हम लोग है ना इसको मैकेनिस्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पिनाकोल का स्ट्रक्चर बनाऊं अगर, तो CH3, C के ऊपर ले लेता हूं एक और CH3, इसके ऊपर रखूं OH, है ना, ऐसे ही कुछ ना, C के ऊपर OH, फिर इसके ऊपर आ गया CH3, और इसके ऊपर आ गया एक और CH3। ठीक है, ऐसे ही। अब H2SO4 है, बताओ पहली स्टेप क्या होगी? H+ का अटैक, यही होगा ना बेटा। अब इतना तो भी जानते ही हो आप लोग कि ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H+ से बॉन्डिंग कर ली उसने। अब क्या आ गया? CH3। अरे ये पता है ना? यस सर, प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बनता है वो। हाँ बस वही वही वही। ये C के ऊपर CH3, ये C के ऊपर CH3। अब देखो एक स्टेप को स्किप भी कर दूं अगर तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये OH ये H से कंबाइन होकर क्या बनेगा? OH2+, पानी सर। H2O। OH2+, और वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, H2O के फॉर्म में अगर निकल जाता है तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आता है ना बेटा? आप लोगों हाँ ने सर। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ये सब चीजें बहुत करी है, तो इसमें आपको आ गया। अच्छा, अब बताओ कि अब क्या करना चाहिए? अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहां तक तो हमने पहुंचना ही था, अब बताओ कि अब हाँ क्या सर। होना चाहिए? कार्बोकेटायन है भाई, कार्बोकेटायन थोड़ी सी हरकत तो वो हमेशा करता है, लेकिन हाँ हमको सर। यही सोचना है कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक क्या चीज महसूस करेगा, क्या अट्रैक्शन फील कर रहा है किसी की तरफ? उसके मन में गुदगुदी हो रही है कि अगर मैं ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं तो मजा ही आ जाए, ऐसा। वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? हम्म, क्यों जाना चाहता है वो वहां पे? सर स्टेबिलिटी के लिए। ऑब्वियसली कोई भी दुनिया में कोई भी काम हाँ करता सर। है स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है? ऐसा तो क्या दिख गया वहां पे? ये पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि अभी तक आप सर लोग को ये OH सर, OH नेगेटिव अगर, चार्ज है। हाँ अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी पे जाना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन हाँ। करने। सेकेंडरी है तो टर्शरी पे जाना चाहेगा, वो ऑलरेडी टर्शरी है बेटा। देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो ऑलरेडी टर्शरी है, तो व्हाट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स? क्यों जाना चाहेगा वो अपना टर्शरी वाला कार्बन छोड़ के बाजू वाले C पर? याद रखो बेटा, ये जो कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन, ये एक ऐसी स्पीशीज है जो +M इफेक्ट के लिए, +M इफेक्ट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कुछ भी कर सकता है, अच्छा कुछ सर। भी करेगा। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी से कुछ लेना देना नहीं, +M इफेक्ट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता है कि प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है ना? प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, पता है ना बेटा? यस सर। बोलते नहीं हो आप लोग, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने हाँ यही सर। क्यों बोला कि टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों होता है? ये टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों होता है? तो +I प्लस M आई है, इफेक्ट होता है ना। ये प्लस आई है, ये प्लस आई है,
तो प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत ही माइनर सा इफेक्ट होता है, जबकि प्लस एम मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट है। ये प्लस एम का मतलब रेजोनेंस, आर इफेक्ट, प्लस आर Yes, इफेक्ट sir. बोल सकते हैं आप इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं ना, मैं बताया था ना आप लोग को, रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट, तो प्लस एम भी बोलते हैं Yes, इसको। sir. तो प्लस एम से इस कार्बोकेटायन को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि प्लस एम मतलब पावरफुल इफेक्ट है और वो भी उसके फेवर में। तो देखो कि ये जो OH है ना, ये वाला जो OH है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है बेटा? जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से ट्रांसफर करेगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को ही हम लोग प्लस बोलते हैं, और रेजोनेंस की हेल्प से दे रहा है तो उसको प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। तो OH जो लगा सकता है वो कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। तो वो प्लस एम की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज अपना टर्शरी वाला पार्ट छोड़ के सी के पास आएगा, लेकिन ये सी को भी तो किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा ना वहां पर। तो ये CH3 क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, समझे आप? तो अब इस चक्कर में ये क्या बन गया, तो वो देखो आप, ठीक है, CH3, ठीक है, ये C के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसके ऊपर OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये प्लस एम की स्टेबिलिटी को गेन करने को ही आया है। और ये C के ऊपर जो दो तो CH3 ऑलरेडी थे ही, एक CH3 कहीं से उड़ के आ गया, ऐसा कुछ, बराबर है ना? Yes, sir. कार्बोकेटायन प्लस एम की स्टेबिलिटी गेन करने को आया था, वो उसको मिलेगी भी, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में शेयर करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब वो कौन गेन कर लेगा? OH, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखो, ये समझना है आप लोग को, ये C के ऊपर ये जो CH3 है, ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, वो ऐसे कैसा रहा? ये C के ऊपर का CH3 भी ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। अब बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और O से अब कौन जुड़ा हुआ है? H। अब ये वाला जो कार्बन है वो न्यूट्रल हो गया और ऑक्सीजन बन गया पॉजिटिव चार्ज का एक लोन पेयर के साथ, समझ आया? और Yes, sir. पिक्चर में H2SO4 बोला कि मैं तो कैटलिस्ट हूं, मैंने पहले स्टेप में अपना H+ आयन आपको दिया था, तो मेरे को अपना H+ आयन वापस करो, है ना? क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, एट द एंड वो वापस रीजनरेट हो जाता है। तो H2SO4 H+ देने के बाद खुद बेचारा बन गया था HSO4-, अब बोल रहा है कि मुझे H+ वापस दो। तो ऑक्सीजन बोला कोई बात नहीं, ले जा, चाहिए भी नहीं, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से परेशान हो गया हूं मैं, तो ये वापस ले लिया अपना है। तो ये H निकल गया H+ के फॉर्म में, और वो किसके पास चला गया? वापस H2SO4। और अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो चुका है, CH3 C डबल बॉन्ड O बन चुका है ये, और ये C के ऊपर तो CH3 और CH3 आ चुका है, ठीक है। दिस शुड बी द प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट हमने बनाया था, एक कार्बन पे 3 CH3 और आगे C डबल बॉन्ड O और CH3, एक कार्बन पे वो इस तरफ से था और इस तरफ से एक ही बात है बेटा, कार्बन के ऊपर 3 CH3 और आगे CO CH3, ये प्रोडक्ट इस तरह से बना बेटा। क्या हुआ, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. पक्की बात है ना? चलो, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि किस तरह से होगा बेटा, ठीक है। पिनाकोल रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट पिनाकोल ना देके मैं आपको कुछ और देने का कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो देखो, pH, C के ऊपर pH मतलब पता है ना? Phenol. फिनॉल नहीं बेटा, फिनाइल, C6H5, OH, C पे CH3,
C पे CH3 और OH। केस सेम हो गया बेटा, खाली 2 CH3 को हटा के 2 PH डाल दिया मैंने, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर इसका पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है, डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर हिट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ट्राई विथ मैकेनिज्म बेटा 4 मार्क आपको मिल सकते हैं ये क्वेश्चन अगर आ गया तो। पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इतना आसान नहीं है जब तक आपको मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे को तो बिना मैकेनिज्म के ही मैं समझा दूं आप लोग को, अभी मैं बिना मैकेनिज्म के ही बताने वाला हूँ एज सच। लेकिन आप मैकेनिस्टिकली सोचो बेटा, क्योंकि हम लोग का मैकेनिज्म क्या, हम लोग की प्रैक्टिस इतनी होती है कि मैकेनिज्म हमारे दिमाग में हो जाता है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी आपको ऑन पेपर अगर लिख के देखना है तो लिख के देख लो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। किसी को कोई प्रोडक्ट बना क्या? हाँ ना बेटा, वो तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा ये। अल्कोहल फिनोल ईथर मैंने काफी डिटेल में आप लोग को JEE नीट में करवा दिया। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो अगर ये सब चीजें आपको याद है तो ही काम का है बेटा क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन अभी आप लोग को करने में बहुत मजा आएगी बेटा, क्योंकि थियरी मैंने आपको पूरी बहुत अच्छे से समझा दी है। तो डेटा अगर आपके पास में NCERT पूरी रटी हुई है एकदम अच्छे से, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आप लोग को पिछले 5 लेक्चरों में, शायद मेरे ख्याल से 5 लेक्चर 4 लेक्चर तो वही होंगे, मंडे से स्टार्ट किया था, थर्सडे है, 4 हाँ लेक्चर। सर 4 लेक्चर हुए सर। 4 लेक्चर से हम लोग सिर्फ इसकी JEE नीट की थियरी पढ़ रहे हैं बेटा। तो अब अगर थियरी अच्छे से याद है और NCERT का पूरा पूरा एक एक पार्ट आपको अच्छे से याद है, तो आप क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगी। वरना तो फिर आप लोग को हर क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा और कुछ नहीं। 2 दिन अभी कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्वेश्चन ही करने वाले हैं। हाँ सर। एक और टॉपिक मेरा इसके अंदर बचा हुआ है, वो भी मैं अभी करवाऊंगा आपको। ओके सर। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो आइडिया दो। चलो सर क्रोशब चला गया होगा। हाँ सर वो चला गया सर। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो OH ही निकले हाँ नहीं। ठीक है, अभी राज से मैं पूछूंगा, राज ठीक है बोलेगा। सर। हाँ ठीक है, राज प्रकट हो जाएगी नहीं है आपको। सर हाँ वो। नहीं है, सर वो भी चला गया सर। ऐसा क्यों? उसने तो नहीं पता नहीं पूछा सर। था। सर 4 जन सर, एक ही एब्सेंट था अभी हम्म सर। अभी सर 8 ही जन है बस। हम्म। हम्म। वो अब्दुल आया था फिर? नहीं सर मुर्तुजा आ गया था ना। कोई एक वापस ज्वाइन हुआ, 11 लोग हो गए। आज आ गया। राज आया। अच्छा, राज तो है बेटा, है ना? हाँ सर वो अभी आया सर। अच्छा अच्छा, अभी आया। हाँ तो राज राज से क्वेश्चन पूछेंगे हम। तो राज बोलो, इसका प्रोडक्ट चाहिए अपने को आफ्टर डिहाइड्रेशन। बोल बेटा राज, क्या वेट कराते हो आप लोग यार। क्या हुआ? सर हाँ इसमें पीएच की प्लेस चेंज होगी या फिर CH3 के साथ एक्सचेंज होगा? वही तो बेटा ट्रिक है, ऐसे ये हाई लेवल का क्वेश्चन थोड़ी है ये, है ना? अच्छा। यही तो ट्रिक है, यही तो आपको सोचना है कि क्या करना है।
और मैकेनिस्टिकली चलोगे तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। आप लोग पता नहीं क्यों कर ही नहीं पा रहे, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल। देखो अब सर, मैं पहले आपको तो OH निकल जाएगा। सर मैं वो किया तो है बोल, लेकिन बोल, वही बोल। नहीं पता। बोल बोल क्या क्या बनाया? सर जो फर्स्ट फिनाइल वाला जो सी पे जो OH है ना, फिनाइल वाला सी पे जो OH है ना, हाँ उसको वो सेकेंड वाला ऊपर वाला जो CH है ना उसके साथ रिप्लेस कर दिया, फिर H2O निकल गया और ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया और वेरी गुड। नीचे CH3 आ यही गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि तूने एक जो सवाल उठाया है बेटा कि सर Yes, sir. CH3 का शिफ्टिंग कराए कि पीएच का शिफ्टिंग कराए, तो तूने क्या बोला कि 50% ये हो सकता है या तो 50% वो हो सकता है। तूने एक पर्टिकुलर कर दिया और तेरा आंसर हाँ। तुक्के में सही हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको सोचना है कि ऐसा क्यों करा तूने। ठीक है, देखो H प्लस आयन की प्रेजेंस ले लें तो सबसे पहले मैं इस OH को OH2 बनाऊंगा। हाँ सर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इसके निकल जाने के बाद में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ देखो ये CH3 प्लस आई इफेक्ट है और ये फिनाइल रेजोनेंस कर सकता है बेटा। तो ये कार्बोकेटायन अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई ना। हाँ ऑलमोस्ट पीएच मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर कार्बन और विद पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजीन तो रेजोनेंस कर सकता है ना। तो Yes. रेजोनेंस कर सकता है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि कार्बोकेटायन अपना पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हमेशा किसकी स्टेबिलिटी ढूंढेगा? प्लस M की स्टेबिलिटी ढूंढेगा वो। और प्लस M स्टेबिलिटी तो उसको C पर लगे OH ही दे सकता है। तो यहां चला गया वो, तो उसमें से एक CH3 को मिथाइल शिफ्ट करके यहां पर आना ही पड़ेगा। बराबर समझ रहे हो आप? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। अल्टीमेटली यहां से H जब निकल जाता है तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब देखो बिना मैकेनिज्म के एक ही स्ट्रक्चर में इतना सब कुछ अगर सोच लिया तो प्रोडक्ट तो आपका बन ही चुका है बेटा। PH C के ऊपर PH, मिथाइल शिफ्ट के वजह से वो यहाँ पर आया होगा CH3 और जो हाँ कार्बोकेटायन सर। वहां पे चला गया डबल बॉन्ड हो और एक CH3 इसके ऊपर बच गया बेटा। दिस इज द प्रोडक्ट। हाँ सर। ठीक है, एकदम पक्का समझ में आ गया आप लोग को? एकदम सर। Yes, sir. ये होता है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं। सर एक बार रिपीट कर दो ना। बोलो बेटा क्या? सर एक बार ये वाला रिएक्शन रिपीट कर दो ना, ये वाला नहीं आया अच्छे से। ये वाला हाँ सर समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? नो सर। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये है H प्लस आयन का अटैक दोनों में से कहाँ लगता है आदित्य, कहाँ होगा? मेरे हिसाब से यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये OH2 बनता है और यहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? वो वाले कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसका एक बॉन्ड। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिलहाल के लिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दो फिनाइल रिंग इसके ऊपर अटैच है जो रेजोनेंस कर सकती है उसके साथ में। हाँ सर। ठीक है, इसके वजह से। ठीक है ना, अब मैं आपसे बोलूं कि कार्बन प्लस M की स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है तो ये प्लस चार्ज यहाँ चला गया, शिफ्टिंग है सब। शिफ्टिंग है। तो ये मिथाइल यहाँ पे आ गया ना बेटा। अब बता कि ये कार्बन के ऊपर तीन ग्रुप कौन सा है? PH और CH3। हाँ सर वो वाला CH इसके ऊपर आया। अब ये कार्बन पे क्या है? एक CH3, एक CH3 एक OH पॉजिटिव और एक चार्ज पॉजिटिव। यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो हम लोग ये कहेंगे ना कि फिर जब प्लस M की स्टेबिलिटी लगेगी इसके ऊपर तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा और फिर फाइनली H2SO4 यहाँ से H चुरा के चला जाएगा। हाँ सर ये यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वहाँ बनेगा। तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या क्या है? PH और CH3। ये कार्बन पे क्या क्या है? एक CH3 और एक डबल बॉन्ड बनाया। अब देख ले। हाँ सर। अभी डाउट है बेटा कुछ? नो सर डाउट नहीं। समझ में आ गया ना? तो अब एक टॉपिक इसके अंदर और बचा है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखे गए हैं तो ये आप लोग हेडिंग के फॉर्म में लिख देना बेटा।
क्राउन ईथर्स। ईथर का टॉपिक है ये, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्राउन ईथर्स। ठीक है, क्राउन ईथर का मतलब क्या, साइक्लिक ईथर होते हैं ये भी, ठीक है, लेकिन वैसे इपोक्साइड वाले नहीं। ऐसे टाइप के ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर। सीओसी की मल्टीपल लिंकेजेस होती हैं इसके अंदर, और इतने सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं आप लोग को, सबके सब ईथर है, साइक्लिक है पूरा का पूरा। आया समझ में आया? ये ऐसे टाइप के ईथर को हम लोग क्राउन ईथर बोलते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं ऑक्सीजन, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी सारे हो सकते हैं इसके अंदर। तो आप लोग को ना इसका कोई एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पूछते हैं, इसका आप लोग को पूछते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका आप लोग को पूछते हैं नाम। तो नाम में क्या करना होता है पता है आप लोग को, सबसे पहले काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर कितने हैं बताओ, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने हैं जो साइक्लिक का हिस्सा है। रिंग कितने मेंबर की है, 4 4 है बेटा। ये कितना है, 1 2 3 4 5 8 6 12 7 हाँ 8, 4 ऑक्सीजन, 12 हो गए। यस सर। तो सबसे पहले लिखने का 12, ये आपको बता रहा है कि उस साइक्लिक रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बाद में हाइफन लगा के आपको लिखने का क्राउन, ये वर्ड लिखने का है क्राउन, और बाद में उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन कितने हैं वो लिखने का। 12 क्राउन 4 विल बी द नेम। ओके सर। समझ गया? अब मैं एक ओके बना सर। के अगर आपको दूं तो देखो तो जरा कर पाओगे क्या। छोटा बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है यार। अच्छा मान लो कि ऐसा है, तो पहली बात तो आप देख के पहचान पा रहे हो कि ये क्राउन ईथर है। हाँ सर, क्राउन ईथर। ठीक है, बोलो। So 14 crown 5. सर 10 क्राउन 5 क्या हुआ नंबर ऑफ 10 क्राउन 5 Sir, 15 crown 15 क्राउन 5। 5. 15 क्राउन Yes, 5 sir. एटम नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग। देखो ना, ये 1 2 सर 10 है। 3 4 10 है। 5 6 7 8 हाँ 9 सर 10। 10 क्राउन 5 मैंने बोला सर। अरे टोटल नंबर ऑफ एटम यार आदित्य, ऑक्सीजन को मिला के 10 1 2 3 4 5 ये भी तो है, यस सर। तो 15। Yes, sir. 15 crown 5. हाँ बोलने के अंदर इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक है, टोटल एटम हो गए, फिर उसके बाद में क्राउन हो गया, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। 5। अरे समझ पाया अभी? यस सर। एक ही मिनट बेटा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, 15 क्राउन हो गया। अब एक और एक लास्ट बोल दो। 18 crown 18 क्राउन 6। बेटा टोटल कितने हैं, 18 है, ये काउंट हो गया बेटा, 12 + 6 18। Yes, sir. हाँ सर। और क्राउन में तो लिख क्राउन ही लो, 6। हाँ क्राउन आगे लिख 6। दो 6। तो ये इसका नाम होता है बेटा
तो ये आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने काफी सारा डिटेल में इसका डिस्कशन कर लिया है अभी। अभी हम लोग कल के लेक्चर में, मतलब कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे और हाँ सैटरडे सर। कंटिन्यूअसली 2 दिन हम लोग इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग का काम ये रहेगा बेटा कि जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो हाँ आप सर। लोग रिवाइज कर लेना। और उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ओके एनसीईआरटी सर। मतलब मैंने जो आप लोगों को थियरी लेक्चर्स में, बोर्ड के लेक्चर में कराया है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। और ये एक्स्ट्रा जितना भी पढ़ाया है वो भी पता होना चाहिए। तो हम लोग 2 दिन कंटिन्यूअसली अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। चलो तो फिर, है ना। सर। ओके ओके सर। सर। ओके बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय हाँ सर। बाय। बाय बाय सर। सर। Bye, थैंक यू sir. सर। ओके बाय। हेलो। हेलो।
ठीक है।